नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खास मुलाकात। और ख़ास मुलाकात में होली के महापर्व के अवसर पर इस वक्त हमारे साथ हैं ढाका क्षेत्र के एक कद्दावर नेता पवन जायसवाल। पवन जी, सबसे पहले होली की हार्दिक बधाई आपको भी, सभी दर्शकों को। पवन जी, ये जो है होली का पर्व है और होली के रंग में आप रंगे हुए हैं। आपकी टोपी माशाल्लाह बहुत शानदार दिख रही है। देखिए, होली जितना खुशी पूर्वक मनाना चाहिए, पुलवामा घटना के बाद हम लोग नहीं मना पा रहे हैं। हम लोगों ने होली मिलन समारोह इन सभी चीज़ों को स्थगित कर दिया और फिर भी होली पर्व है, तो होली के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, चंपारण की समस्त जनता, ढाका विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता, सबको बहुत बहुत शुभकामना है, सभी पत्रकार बंधुओं को। और जी पवन जी, अभी तो चुनावी माहौल है और तमाम पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। इस बीच आपके शिवहर लोकसभा से भी एक अफवाह उड़ी थी, दरअसल उसकी क्या हकीकत है? ऐसा है ना कि अफवाह किसने उड़ाया, कौन उड़ाया, ये तुमको नहीं पता है, लेकिन जो जिसके शुभचिंतक होते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो प्रचार प्रसार लोग करता रहता है, लेकिन उन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो दावेदारी पेश किया था बीजेपी में, और ना देखी जाए, रामा देवी जी हम लोग की अच्छी नेत्री हैं, और रामा देवी से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, ठीक है। इसके कारण मैंने कभी अपनी दावेदारी पेश नहीं किया। आपके जो प्रशंसक है वो आपको प्रमोटेड होते हुए देखना चाहते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जो हमको इस काम में प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन प्रमोट का कोई समय नहीं है कि इसी बार प्रमोट हो जाएंगे तो हो जाएंगे। आदमी को बेहतर काम करना चाहिए, और जो बेहतर काम करता है उसको बेहतर फल मिलता है। सब कुछ विधि का विधान है, सब कुछ फिक्स है, इसलिए हमें राजनीति में बहुत हड़बड़ी नहीं है। हमने बहुत संघर्ष किया है, और जब तकदीर में होगा संसद में जाना तो फिर 5 साल बाद देखेंगे। अभी अगर आप लोकसभा चुनाव का मन बनाते हैं तो आपके लिए सबसे जो प्रीफर करेंगे आप कौन से लोकसभा क्षेत्र? नहीं, इस पर मेरा कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। हम अगर इंडिपेंडेंट हमको लड़ना होता तब हम निर्णय ले सकते थे, क्योंकि अभी हम किसी दल में हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हम किसी क्षेत्र को चुन के मैं कैसे आपको कह सकता हूं कि कौन क्षेत्र हमको पसंद आएगा। यहाँ तो आदमी का मतलब, अगर हम ढाका में जिला परिषद जीते 2001 में, तो 2003 में मैंने जिले का सबसे बड़ा चुनाव MLC का चुनाव लड़ गया। स्थानीय निकाय का पहली बार चुनाव हुआ राज्य में, और मैं उसको लड़ा और मात्र 211 वोट से मैं चुनाव हारा था। तो आदमी जब काम करता है और आदमी में जब टैलेंट होगा, आप लगनशील होइएगा, तो कोई व्यक्ति कहीं से जाके भी चुनाव लड़ सकता है। हमारी पत्नी पहले जिला परिषद ढाका से जीती थी, अति पिछड़ा हो गया सीट, तो हम लोग चिरैया से लड़ गए, 14,500 वोट से हम लोग चुनाव जीते। अभी ये कहा जाए कि आप पूरी तरह से विधानसभा पर ही फोकस किए हैं? बिल्कुल नहीं, हम राजनीति करते हैं, हम काम करते हैं, हम किसी पद के लिए प्रयास नहीं करते, ठीक है ना। आदमी को काम करना चाहिए। लक्ष्य अगर सीमित हो जाए कि हमको जिला परिषद ही रहना है, और जिला परिषद की आदमी तैयारी करे, और वो अगर कल होकर आरक्षित हो जाए, कल होकर अगर महिला हो जाए, तब क्या होगा? तो हम राजनीति करते हैं, और राजनीति के साथ साथ हम सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करते हैं। इसलिए मेरे लिए कोई भी चुनाव लक्ष्य नहीं है। हम राजनीति करते हैं, इसलिए हमारे सामने जो चुनाव आएगा, जिस चुनाव को हमको लड़ने की इच्छा होगी, जिस चुनाव में मुझे लगेगा कि लोगों की आस्था है, लोग हमको पसंद करते हैं, और जिस चुनाव में दल से जुड़े हैं, इसलिए दल हमको पसंद करेगा, तो किसी भी चुनाव को लड़ने में हम सक्षम हैं। ये तो उसके पीछे 3 तरह की ऊर्जा है। एक तो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा है, आम जनता की ऊर्जा होगी, दल का ऊर्जा होगा, और अपना स्वाभिमान भी बचाने के लिए। पवन जी, ये तो निजी बातें हुई। अब थोड़ा सा, अभी चूँकि चुनावी माहौल शुरू हो गया है, लोकसभा चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुका है, और बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जबकि सीटों का ऐलान हो चुका है। मोतिहारी, जो नॉर्थ बिहार की 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, मोतिहारी, बेतिया और शिवहर, ये तीनों जगह से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सिटिंग कैंडिडेट ही इस बार लड़ेंगे या क्या कुछ जानकारी है? बहुत हाई लेवल की बात हो गई, और कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे ये तो पार्टी नेतृत्व को तय करना है जी, ठीक है ना जी। किसको लड़ाना है, कौन नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे 3 जो प्रेजेंट अभी हैं, संभावना क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मुझे इस बारे में कोई आभास ही नहीं है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पार्टी, हम कोई प्रयास ही नहीं किया।
मेरा ये कहना है कि इसके लिए मैंने कभी प्रयास नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी तो में मेरा ये एक तीनों दायरा है, सीटों- बीजेपी में मेरा एक दायरा है। क्या हम दायरा एक है? कार्यकर्ता हैं, हम किसी संगठन के पदाधिकारी भी नहीं हैं, हम पूर्व प्रत्याशी जरूर हैं। और एक पूर्व प्रत्याशी को विधानसभा के कि जो पूर्व प्रत्याशी होगा उसको पूरी पॉलिसी की जानकारी दल के स्तर से नहीं मिलता है, न तो हम कभी जानने का प्रयास करते हैं। आपका जो अपना थिंक है वो क्या कहता है, यहाँ से मोतिहारी से शिवहर से कोई कैंडिडेट होंगे जो जीते हुए हैं पहले, राधा मोहन सिंह और अम्मा देवी, या फिर इसमें कुछ ट्विस्ट देखिए, भी आ अगर सकता हमसे है? पूछिएगा जी, तो हम किसी को हटाने की बात क्यों करेंगे? हम तो चाहेंगे जो है वही रह जाए। आखिर हम भी कहीं भी विधायक रहे हैं तो हम तो चाहते थे कि हम विधायक बने रह जाए। जनता ने हमको बदल दिया, दल तो हमको टिकट दिया ही था, दल का टिकट मिला, निर्दलीय विधायक हो गया, भाजपा से चुनाव हार गए। तो कभी कभी टिकट भी माने नहीं रखता है, ठीक है ना। इसलिए हमसे अगर व्यक्तिगत आप पूछेंगे तो हम तो चाहेंगे जो पद पे हैं बने रहें और बेहतर काम करें। जो लोग पद पे हैं, काम कर रहे हैं, जो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय मंत्री हैं, उनका क्रियाकलाप जो अच्छा रहा है उससे भी अच्छा काम आने वाले दिन में जीते और करें ये लोग। पवन जी, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पिछले अगर 10-15 सालों की राजनीति को अगर हम लोग देखें तो पवन जायसवाल एक समुदाय के बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर कर आए। नहीं, आपकी बात फिर से आप डिफाइन कीजिए। किसी समुदाय के लीडर बनने का मैंने कोई प्रयास नहीं किया, ठीक है ना। हम तो ढाका जैसे जगह पे राम रहीम को लेके चले, और हम सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने में विश्वास रखते हैं, बिगाड़ने में मैंने कहीं विश्वास नहीं किया। और मैंने किसी कास्ट की राजनीति कभी नहीं कास्ट की। की इसलिए बात होती है कि जब भी बिहार में और ख़ासतौर से यूपी में पॉलिटिक्स की बात समाज तो होती है लीडर मानेगा ना। जैसा ऐसा है कि हम अगर कलवार आते हैं, कलवार जाति से हम आते हैं, तो मेरा तो टाइटल जायसवाल जी, है। तो स्वाभाविक है कि अगर किसी समाज का कोई पासवान जी, कोई राम जी, कोई सिंह जी, कोई शर्मा जी, कोई ठाकुर जी, कोई दास जी अगर आगे बढ़ेंगे तो उनके समाज के लोगों को खुशी होगी। लेकिन नेता को उस खुशी में उतना सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेता कोई एक जाति के वोट से जीतता नहीं है। हमें अगर 49,000 वोट मिला पहले और 68,500 बाद में, तो क्या एक जाति का तो वोट था नहीं, इसमें हर जाति का थोड़ा बहुत वोट रहा होगा। तो हमारे समाज के, वैश्य समाज के हों या बैकवर्ड क्लास के हों या सामान्य जाति के लोग हों, दलित पिछड़ा जो वोट देता है उसको खुशी होती है। पवन जायसवाल की जो आगे का सफ़र है वो किस तरफ जाने वाला है? मतलब फिर से इसको मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पवन जायसवाल संसद भवन की तरफ अगर रुख करने का हम तो बताएं आपको कि हमने कभी सीमित दायरे में चुनाव लड़ा ही नहीं, तैयारी किया ही नहीं। हम कभी जिला परिषद की तैयारी, विधायक की तैयारी, इन चीज़ों की तैयारी कभी नहीं किया। मैं केवल राजनीति करता हूँ और सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। सामने जो लक्ष्य आएगा, जिस पर धारणा बन जाएगी कि इसको हमको फेस करना है, तो हम फेस करते हैं। हमने किया भी है, हम उस चीज़ को फेस किए हैं। अभी जो है कि आपकी पत्नी जो है जिला परिषद की अध्यक्षा हैं, तो अभी आप कितने से संतुष्ट हैं आगे की रणनीति? देखिए, संतुष्ट इसलिए हैं कि जिला परिषद का अध्यक्ष कोई सामान्य पद नहीं है, जी, इस जिले की सबसे सर्वोच्च पद है। और पत्नी जिला परिषद की मेंबर भी रही है, और चूंकि हम विधायक नहीं हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद के सदस्यों को सुझाव देने में या अच्छे कामों में सहयोग करने में मेरी भी भूमिका है। बेहतर काम हो, जिला परिषद मुनाफे में गया यहाँ का, ये भी एक ऐतिहासिक इच्छा। जिला परिषद की जो परिसंपत्तियाँ है उसको भी हम लोगों ने माननीय सदस्यों के सहयोग से सुसज्जित करने का काम किया, संग्रहित करने का काम किया। तो पत्नी के सहयोग से आज अप्रत्यक्ष रूप से मेरी राजनीति है। मैं स्वयं विधायक होता, स्वयं चेयरमैन होता, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से इस काम को करता। अभी तो अप्रत्यक्ष है। जिस दिन ईश्वर की कृपा से और आम लोगों के सहयोग से पद मिलेगा, ठीक है, उस दिन प्रत्यक्ष रूप से अपना फिर वो क्रियाकलाप और अपना कार्य को दिखाएंगे, जिस तरह मैंने विधायकी में काम किया था। विधायकी अब आपके पास नहीं है, मिस करते हैं उन चीज़ों को? बिल्कुल मिस नहीं करते हैं, क्योंकि जनता के वोट से जीत और हार होता है। इसलिए मेरा वोट बढ़ा, इसलिए मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। 49,000 वोट आया था, हम विधायक बने थे, और 5 साल मैंने मेहनत किया तो मेरा वोट 68,500 हुआ। ये जो 28,000 वोट बढ़ा, 18,000, 19,000, 20,000 जो वोट मेरा बढ़ा है, ये वोट मेरे मेहनत का फल था। और अच्छे काम करने का फल मिलता है। जीत और हार तो गणित से होता है कि हार को हम कबूल करते हैं, लेकिन हार को कबूल करके फिर हम ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते हैं जिससे फिर दोबारा हमें हार का सामना करना पड़े। कोई कमी रह गई होगी, उस कमी को ढूंढे हैं और ढूंढते भी हैं, और जो लोग हमसे दूर हुए हैं उनको नज़दीक लाने का भी प्रयास करते हैं। जो लोग बिखरे हैं उसको भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, और बेहतर काम करके सभी जाति वर्ग के लोगों के बीच में अपना जगह और स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो
सरकारी कर्मी हो, गैर सरकारी कर्मी हो, अर्ध सरकारी कर्मी हो, पदाधिकारी हो, सभी के बीच में बेहतर काम करके आखिर राजनीति में दूसरा करना क्या है। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी की जो है सरकार बनेगी? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे कि देश स्तर पे मोदी जी का बहुत अच्छा काम था। मोदी जी के काम का वर्णन नहीं है। विदेश नीति इतना मजबूत हुआ कि पाकिस्तान से इतना टसल हुआ, इसके बावजूद पाकिस्तान अकेला पड़ गया। तो देश को दूसरा क्या चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर अन्य देश में जाएं और उनका भव्य स्वागत हो, उनका अभिनंदन हो, एयरपोर्ट पे आके अमेरिका जैसा देश अगर राष्ट्रपति अगर स्वागत करे, तो इससे बड़ा हिंदुस्तान के लिए गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है। तो हम लोग राष्ट्रीयता के नाते हो या एक बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में, और दल की बात हम नहीं कर रहे हैं, दल से नहीं, और हम लोग चाहते हैं कि फिर से मोदी जी की अगुवाई में इस देश में सरकार बने और बेहतर काम हो। क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी के लिए? देखिए, जो व्यक्ति 5 साल शासन कर लिया उसके पास क्या मुद्दा होगा? हम अगर 5 साल विधायक रह गए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिन में बेहतर काम करेंगे। हमने जो काम किया उसी को दिखाया, तो मेरा वोट बढ़ा, हार जीत जो हुआ। मोदी जी के पास तो 5 साल का किया हुआ काम है, एक एक दिन का हिसाब है। पहले प्रधानमंत्री बिहार में 10 साल में एक बार आ गए। अब तो प्रधानमंत्री जी का आना जाना शायद गिनती लोग भुला गया है कि कितने बार आए। चंपारण के संदर्भ में 2 चीज़ें आपसे ये जानना चाहूँगा। प्रधानमंत्री के संदर्भ में विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, उन्होंने चीनी मिल का चाय पीने की बात कही, जैसा कि विपक्षी पार्टियां करती हैं, लेकिन वो दूसरी बार आए। और देखिए, ऐसा है कि क्योंकि मोदी जी का मैंने वो भाषण सुना नहीं था, मोदी जी ने जो भाषण दिया था उस भाषण को मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना है, और किसी के कही हुई बातों पर हम विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर मोदी जी ने नहीं कहा तो कोई बात नहीं, अगर मोदी जी ने कहा तो निश्चित रूप से आपको ये समझना चाहिए कि क्या इंसान जितना भी बात करता है, आप भी अपने सामान्य जीवन में, अपने घर में गार्जियन से या फिर गार्जियन आपसे जितना बात करते हैं, सभी चीज़ को पूरा नहीं कर पाता। अगर सीमित समय नहीं हो और सीमित समय हो कि हमको 20 साल काम करना है, तो आदमी एक लक्ष्य बनाएगा तो 5 साल नहीं तो 7वें साल में पूरा कर लेगा। राजनीति तो इतना कठिन चीज़ है कि एक चुनाव जीतने के बाद में फिर से दूसरे चुनाव जीतने की तैयारी करनी पड़ती है। और मोदी जी ने अगर कहा चीनी मिल के बारे में, तो मोदी जी ने जो कहा है बहुत काम किया भी। ये दुर्भाग्य आप नहीं देखते हैं कि ये इससे मोतिहारी में जो लोकसभा सीट है वहाँ के जो सांसद है केंद्र में, देखिए, ये तो लोकल स्तर के नेताओं को इस बात में पहल करनी चाहिए। मैं मोदी जी को इस मामले में कभी दोषी नहीं मानूंगा। देखिए, नेता काम करता है, कोई दल काम नहीं करता है, दल का नीति होता है। इसके लिए किसी नहीं, मैं राधा मोहन जी को जिम्मेवार नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं मोटा मोटी आप मोदी जी का बात की इसलिए मैं कह दिया कि चीनी मिल के इशू के लिए माननीय प्रधानमंत्री दोषी नहीं हो सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान में कितना चीनी मिल बंद है, कितना चालू होगा, इसके लिए लोकल नेताओं को, यहाँ पर राजद के भी सांसद रहे हैं, यहाँ अन्य दल के भी सांसद रहे हैं, माननीय राधा मोहन जी भी हैं। लेकिन एक दूसरा भी जो है, लेकिन राधा मोहन जी ने तो एक सब्स्टिट्यूट तो कर दिया ना कि अगर चीनी मिल किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि नहीं हो पाया, तो उन्होंने मदर डेयरी को खोल दिया, उन्होंने पिपरा कोठी को तो बहुत क्या नाम है सजा दिया एकदम, विभिन्न तरह का यूनिवर्सिटी कौन कौन चीज़ खोल दी है, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ। कृषि के क्षेत्र में तो चाहें कि उनका लोकसभा क्षेत्र जो है देश के साथ साथ अपने लोकसभा क्षेत्र में बेहतर हमें दें, ताकि लोग ये कहें कि इन्होंने काम किया। मोती झील के संदर्भ में भी वही चीज़ें हुई। 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, मोती झील वो मामला तो ऑन प्रोसेस है, लेकिन अभी तक उसके बाद 10 अप्रैल को कब आए थे मोदी जी? 2018 में आए थे। अभी आप बात कर रहे हैं हमसे, ये 19 अभी तक हुआ नहीं, इसलिए नहीं। अभी तो आप मोती झील में जाएं तो एक क्या बोलते हैं जो तालाब में रहता है कुंभी, एक जल कुंभी नहीं मिलेगा आपको। यही मोती झील पहले इतना गंदा हुआ करता था कि जिसका कोई वर्णन नहीं था। यहाँ का जो ध्वस्त पुल है बन रहा है, और जो उन्होंने कहा था कि एलिवेटेड बनेगा, सड़क बनेगा, तो मोदी जी ने कहा है तो बनेगा, इसमें कहीं तो मत नहीं है। लेकिन आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि एकदम 6 महीना में हो जाए तो बहुत मुश्किल है। देखिए, राष्ट्र को चलाना पाकिस्तान से भी लड़ना है, चाइना से भी लड़ना है, देश के अंदरूनी आतंकवादियों से भी लड़ना है, देश में जो विपक्ष हैं विभिन्न दल से जो राजनीतिक दूरी रहती है उससे उसका भी सामना आपको करना है। गठबंधन को भी देखना है, लोग कभी स्वर्ण के नाम पर, कभी पिछड़ा के नाम पर, कभी अति पिछड़ा के नाम पर जो दूरी बनता है उसको भी देखना है, एक पैरेलल डिसीजन करके। इसी में लोकसभा भी साल में 3 महीना 4 महीना चलता है, उसको भी देखना है। तो बहुत सी चीज़ है। आप जब घर के गार्जियन होइएगा तो आप कितना परेशान होते होंगे आप अनुमान कर सकते हैं। तो राष्ट्र का जो गार्जियन होगा उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। चलिए, ये तो लोकसभा राजनीतिक बातें हुई। अब आपसे हम ये, चूँकि होली का माहौल है, होली कैसे मनाते हैं?
जी, होली तो हम बहुत धूमधाम से मनाते थे। होली तो बहुत धूमधाम से हम मनाते थे और पूरा होली मिलन समारोह करते थे। 10 शहर के करीब कार्यकर्ताओं को हम बुलाते थे, होली मिलन समारोह करते थे। लेकिन इस साल मैंने उसको स्थगित करने का 2 कारण हुआ। एक तो पुलवामा की जो घटना हुई उसके बाद बहुत धूमधाम से होली करने का कोई मतलब नहीं था कि इसको प्रचारित करके हम लोग करें। हम लोगों ने नहीं किया और समान रूप से अपने परिवार में, अपने घर परिवार में होली मनाएंगे। वृहद रूप से हम लोगों ने इसको कहीं पुलवामा इंसिडेंट्स की वजह से बिल्कुल उस हिसाब से नहीं, उस हिसाब से हम लोगों ने, कोई भी राजनीतिक दल किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग आपस में, अब कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई किसी को भीड़ लगा दिया तो इतना तो करना ही पड़ेगा। पवन जी, आपसे जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे एक कुछ लोग जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि पवन जी से एक सवाल करें कि उनको जब भी मैं फ़ोन करता हूं तो उनके रिंगटोन में पिछले 4 सालों से एक ही गाने बज रहे हैं, मैं ना तुझको भुला दिया, तूने मुझे दगा दिया, इस तरह से। दगा दिया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई गाना नहीं है कि दगा दिया। रणधीर जी जानते होंगे, रणधीर जी क्या बोले आप? मैं ना तुझे भुला सका, तूने मुझे भुला, तूने कैसे भुला दिया? कैसे भुला दिया, ठीक है। अब इसका अर्थ आप 2 हिसाब से लगा सकते हैं। होली का समय है तो भाई कोई प्रेम का, कोई रिश्ता किसी का टूटा हो और प्रेम में किसको धोखा मिला हो तो आदमी गाना सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब चुनाव हम हारे थे तो बच्चों ने जो है इस गाना को रिंगटोन बना दिया, ठीक है ना। तो रिंगटोन बनाया तो ये एक इमोशनल टच है। इमोशनल टच कही, इसको जो कहिए, मतलब मैंने व्यक्तिगत, चूँकि हमको तो अभी मोबाइल में ये रिंगटोन बनाने भी नहीं आता है व्यक्तिगत रूप से। हमारे तो बेटा है बड़ा वाला, उसने इस गाना को रिंगटोन बना दिया था। और चूँकि घर का पार्ट है वो, और बच्चा भी नहीं है, मान लीजिए 8 क्लास में, 7 में था उस समय, तो उसको लगा था घर में माँ पिताजी का जो देखता है चुनाव हारने के बाद की जो स्थिति, तो उसको उस तरह का महसूस हुआ होगा के हिसाब से। वो देखा है कि उसके स्कूल में समय नहीं देना, उसके व्यक्तिगत काम में समय नहीं देना और क्षेत्र में लगे रहना और विधायकी के चक्कर में रहना, मतलब अपने बच्चों के पास समय नहीं देके घर परिवार से ज़्यादा समय क्षेत्र में देना। तो उसको लगता कि भाई ये तो हम लोग को भी समय नहीं दिए और इनको लोग भी समय नहीं दिया। तो बच्चों ने ये गाना बनाया और संयोग से उस गाना को मैं डिलीट नहीं कर पाया। आपके जैसे कई लोगों ने कभी कभी कहा कि विधायक जी अब तो कम से कम गनवा हटा दीजिए, अब तो मैडम चेयरमैन हो गई, तो दिमाग में नहीं आया। लेकिन आप जब कह रहे हैं तो उस दिन में इसको हम नहीं, आप उसको रखें और अगले चुनाव तक रखें। नहीं इससे ऐसा है उसके लिए नहीं। आप तो देखिए संदेश पहुंचता नहीं, मेरा आप एयरटेल के नंबर की बात आप कर रहे हैं, मेरा BSNL के नंबर पे तो मैं कराया था बेंगलोर से। मैं BSNL से क्या बोलते हैं उसको, जिस तरह आप जनरल गाना कॉपी करते हैं ना, वो रिंगटोन सेट मैं बेंगलोर से कराया था चुनाव प्रचार के लिए। बीजेपी का गीत, हाँ, चुनाव प्रचार के लिए एक रिंगटोन मैं सेट कराया था कि हमारे BSNL के नंबर पे जो मेरे नाम से सिम है, कोई फ़ोन करे तो वो रिंगटोन उसको बजे कि पवन जायसवाल प्रत्याशी जो भी है। तो मेरा आज तक वो भी नहीं हट पाया। कुछ गाने का शौक रखते हैं सर? नहीं, गाना तो कभी हम गाए नहीं है। जो आप गाना सेट किया थोड़ा अगर गुनगुना दे, होली का हम सेट नहीं किया, अगर सेट किया तो हमको याद ही नहीं। रणधीर जी से हम सुने हैं ठीक से। होली के कुछ गाने गा सकते हैं? नहीं, हमको कभी हम गाए नहीं। आपका साथ मैं भी दूंगा। हम बताते हैं, हम कभी गाना गाए ही नहीं। मेरी इस काम में कभी रुचि नहीं रही। गाना सुनने में मेरी बड़ी रुचि रहती है। अगर आप गाएंगे तो हम बैठ के सुन सकते हैं आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, मेरा इसमें रुचि है। लेकिन गाने हमको नहीं आए, इसलिए हमको इस चीज़ से जो है परहेज। सुनने में हमको इंटरेस्ट है, सुनते हैं गाना सुनने में दिक्कत नहीं है। उसमें कौन से गाने पसंद है? इसी गाना भाई, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी कॉलेज में पढ़े हैं, मेरा भी अपना स्टूडेंट लीडर के रूप में रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस दौर से आप गुजरे होंगे उसी दौर से हम भी गुजरे हैं। जिन गाना में आम लोगों को विश्वास है उसी गाना में हमको विश्वास है। लेकिन उतना दिल मेरा नहीं टूटा है, इसलिए बहुत दिल टूटा हुआ गाना भी हम नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। समय के हिसाब से जब जो गाना चला उसी को सुन लिए। भोजपुरी गाना हम नहीं सुनते हैं, भोजपुरी में हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट गाना में नहीं है। जो आजकल के ज़माने में अश्लील गाना जो है उसको हम पसंद नहीं करते, हम कभी नहीं। हम भोजपुरी सिनेमा भी नहीं देखते। हमको लगता होगा कि कई बरस हो गए होंगे, 10-20 बरस 15 बरस हो गया होगा भोजपुरी सिनेमा हमको देखे। टीवी में तो हमको केवल न्यूज़ से मतलब रहता है, न्यूज़ के अलावा हम कुछ नहीं। अगर 2 बज गया नींद टूटा तो कभी न्यूज़ें लगा के देखे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थे पवन जायसवाल, जिनसे हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, तमाम तरह के सवाल के जवाब उनसे लेने की कोशिश कर रहे थे। इस बार जैसा कि पवन जी ने बताया कि होली जो है उस तरह से नहीं मना रहे हैं जिस तरह से वो आम दिनों में मनाते हैं, क्योंकि पुलवामा इंसिडेंट्स के बाद पूरा राष्ट्र गम और गुस्से में है और उसी की एक यहाँ पे झलक है, जिसकी वजह से होली का जो त्यौहार है, होली का जो पर्व है, वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग एहतियात पूरी खुल करके खुशियाँ मनाने से गुरेज कर रहे हैं। कैमरामैन रणधीर के साथ अंसारुल, STV न्यूज़, मोतिहारी।